सो होपफुली कि अभी स्क्रीन पे आप लोगों को सिलेबस दिखाई दे रहा होगा और अच्छे से मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर के सिलेबस को लेकर के और इसमें आप लोगों का इनपुट बहुत ज़रूरी है और जानना मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों की अभी इन जितना भी सीएसआईआर का यूनिट दे रखा है, आप सबको पता है अच्छी तरीके से कि यहाँ पे टोटल 13 यूनिट हैं। इन 13 यूनिट में से आप लोगों की किस वाले यूनिट पे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है? मतलब ऐसा कौन-कौन सा वो यूनिट है जिस पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़ोकस करने की? नंबर पहला सवाल। दूसरा मेरा ये है कि अभी इससे पहले जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है शुभम से तो बात ही नहीं हो पा रही है और अमित हैं और इसके बाद ज्योति, इन दोनों लोगों से जानना है कि क्या कंडीशन आपकी रही है? पेपर को देख कर के आपको क्या लगा कि कौन से यूनिट पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है? तो पहले इस सवाल का जवाब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 13 यूनिट का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है और उसमें से आप लोगों की क्या इच्छा है कि कौन-सी यूनिट स्टार्ट किया जाए और कौन-सा यूनिट आपको लगता है कि बहुत टफ आपको फ़ील हो रहा है, उसके लिए कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है और आप अपने आप से नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो ये इस चीज़ का जवाब आप दोनों लोग दे सकते हैं, अमित और ज्योति, और अगर शुभम को सुनाई दे रहा हो तो शुभम भी दें। सर मैं बताऊं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर इसमें सब कुछ आपने पढ़ाया हुआ है, हाँ, हाँ। लेकिन इकोलॉजी और इवोल्यूशन हमने पूरा नहीं पढ़ा है। लास्ट टाइम में थोड़ा सा पढ़ लिया था और मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, पार्ट सी में। अच्छा। और ये दोनों यूनिट ऐसी हैं कि अगर हम इनको पूरा पूरा कर लें, मतलब इतना दे रखा है हुँ। तो, और अगर हमें जनरल जनरल पता है तो हम मतलब एलएस तो क्लियर कर ही लेंगे, और अगर और भी अच्छे से कर लेते हैं तो जेआरएफ 100% हो ही जाएगा। ओके, तो मैं ये नोट कर लेता हूँ अमित, तुम्हारी जो सजेशंस हैं, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से ये है कि इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ये दोनों ऐसे यूनिट हैं जिनको कि मैंने टच नहीं किया है लास्ट 2 या 3 बैच में, है ना? हाँ बाकी मतलब फर्स्ट वाले बैच में आपने किया था, लेकिन थोड़ा सा फिर क्लासें बंद हो गई थी। बाकी लेकिन सारे मैंने जो देखा, लगभग लगभग बाकी जो चीज़ें हैं बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हाँ, ये जेनेटिक्स, आप ये पढ़ा सारी चीज़ें चुके हैं। मैंने पढ़ाई हुई है। हालाँकि हाँ, वो ये आपने बहुत पढ़ाई इम्पोर्ट हुई है। हालाँकि वो बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ये 2 यूनिट का सजेशंस हैं अमित की तरफ से। ज्योति कुछ बताना हाँ, चाहोगी? और सब सर प्लांट फिजियोलॉजी भी है। सर एक्चुअली ये है कि जब आप क्लासेस ले रहे थे हम तो तभी से पढ़े, उसके बाद फिर हम पढ़ाई ही नहीं किए इससे रिलेटेड। हुँ। तो अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग से बहुत कुछ मिस हो गया है, तो हम तो स्टार्टिंग से इसको पढ़ना चाहेंगे। मतलब जो चैप्टर आप पढ़ा चुके हैं वो तो है, रिकवर कर लेंगे, बट और लास्ट में अच्छे से क्लास नहीं चला था तो फिर हम तो पढ़ नहीं पाए, और अमित तो 2-3 क्लास किया है तो उसे थोड़ा ज़्यादा भी नॉलेज है। ओके, शुभम कुछ सजेशंस है तुम्हारी तरफ से? कुछ आवाज़ आ रही है उधर? ये सर अभी भी आई है। अच्छा, ओके। शुभम, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पूरा सीएसआईआर का सिलेबस। पहले तो मैं जानना हाँ, चाहूँगा कि आपका एमएससी किस चीज़ से है और कौन से ईयर में है? क्या इससे पहले भी सीएसआईआर का एग्ज़ाम आपने दिया है या नहीं? तो अगर आपकी आवाज़ आ रही है तो फटाफट बोल दीजिए। फिर से गायब हो गया। शुभ शुभम, आवाज़ सुनाई दे रहा है? आवाज आपकी आ रही, मेरी पता ही जा नहीं रही। अच्छा, ओके। चाहो तो तुम वैसे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मैसेज आवाज भी। टाइप करने का है, तो मैसेज भी करके बता सकते हो। हाँ, नीचे में देखो एक मैसेज का टैब है, वहाँ पे भी जा कर के रिप्लाई कर सकते हो जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो। ओके, अमित की तरफ से ये 3 यूनिट का सजेशंस हैं, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड प्लांट फिजियोलॉजी, और बाकी ज्योति का कहना है कि बाकी सर उनको सारे ही यूनिट में मतलब कहीं से भी शुरू करें उनके लिए सभी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अमित चूँकि पहले भी 2 बैच में पढ़ चुके हैं तो इनको कुछ आइडिया लग चुका है पूरा मॉलिक्यूलर और इंस्ट्रूमेंटेशन, सेल बायोलॉजी इन सब का। ओके, बाकी आपके शुभम। साथ कोई वीडियो है भी, अगर आप मतलब इन इन यूनिटों को लाइव के पढ़ाएंगे, और बाकी यूनिटों की अगर आप मतलब वीडियो शेयर कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज, और वो हम अगर सेल्फ करें तब भी हो सकता है, क्योंकि ये यूनिट हमने टच नहीं करी है ना आपने पढ़ाई है। बाकी यूनिटों की आपके पास प्लेलिस्ट भी है और पीडीएफ वगैरह भी है। अगर इनको अपने आप पढ़ें और आप इनके टेस्ट लेते रहें साथ ही साथ, जैसे आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वीडियो डाल दी और उसका आपने बोला कि संडे को टेस्ट होगा, तो अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो है ही अवेलेबल। इनकी तो वीडियो भी नहीं है हमारे पास। ओके, मतलब कि अभी अमित की बातों से पूरी तरीके से ये समझ में आ रहा है कि इकोलॉजी और रिवोल्यूशन का जो पोर्शन है पूरी तरीके से ब्लैंक है, उसका कुछ भी चीज़ है नहीं, राइट? यस ओके। सर, इसका कंटेंट
नहीं। ओके, ठीक है अमित, थैंक यू। शुभम, कुछ सजेशन देना चाहोगे? सर मैं तो अभी शुरू से कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, लास्ट ईयर मैंने, हाँ मैंने दिया था। ओके, मैं पास आउट हूँ 2017 का ही। ओके, वेरी गुड, उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए चला गया था। ओके। तो यूपीएससी हुआ नहीं, क्लियर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुभम, ये अचानक से सीएसआईआर को क्वालीफाई करने का मतलब मन कहाँ से बन गया? मतलब क्यों करना चाहते हो सीएसआईआर क्वालीफाई? मेरा दिमाग में था या तो सिविल सर्विस में जाना था हम्म, पहले, ओके, तो नहीं क्लियर हो पाया, 2-3 साल लगा। मैंने जेआरएफ किया 1 साल पन्नागर यूनिवर्सिटी में। हम्म। फिर उसके बाद घर में ये होगा सिविल अच्छा, सर्विस तैयारी नहीं जेआरएफ कर सकते। जेआरएफ का मतलब कि हाँ किसी प्रोजेक्ट में काम किए, राइट? एज ए जेआरएफ के पोस्ट पे। हाँ 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 सर। अच्छा, ओके, ओके। तो शुभम, मेरा एक सवाल है सिंपल सा कि हाँ अभी मतलब कि सीएसआईआर को क्वालीफाई क्यों करना चाहते हो? मतलब आगे रिसर्च में पीएचडी की तरफ इंटरेस्ट है, हाँ या फिर ऐसे असिस्टेंट पीएचडी प्रोफेसर की नौकरी करना चाहते हो प्राइवेट में जा करके? पीएचडी की तरफ। अच्छा, ओके। मास्टर्स किस चीज में है शुभम? हाँ, सर बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। वेरी गुड, चलो बढ़िया। हाँ बायोटेक्नोलॉजी सर। से एमटेक है और अभी सीएसआईआर का एग्जाम देना चाहते हो क्योंकि आगे चल करके पीएचडी करनी है। तो सीएसआईआर के बारे में कुछ हाँ आइडिया है शुभम पहले से? हाँ सर, इस बार जो दिसंबर साइकिल में हुआ था, हम्म, उसमें सेल्फ स्टडी से करके तो थोड़ा बहुत मतलब तो जितना हो सका वो मैंने किया। तो हम्म। 84 परसेंटाइल तक आया। अच्छा, ओके। तो अब हाँ, सारे कवर तो मैं नहीं कर पाया था। हम्म, अप्लाइड बायोलॉजी मैंने नहीं कर पाया था। ओके। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म मैंने छोड़ दिया था। मैंने केवल जो मोस्टली एक सरफेस पे देखा था, पहला अच्छा शुभम, ये चैप्टर ये ग्रुप का लिंक मॉलिक्यूलर। कहाँ से मिला? मतलब कि कैसे ज्वाइन हुए? एक्चुअली सर सीजीपीटीएम से। अच्छा, ओके, सीजीपीडीएम के मतलब ग्रुप में के मेंबर हो, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ओके, ओके। जब ये रिजल्ट निकल आया था उनका, हाँ, हाँ, तो गॉट उसके इट। बाद मैंने ज्वाइन किया था आपके बैच को। ठीक, ठीक, ठीक। तो शुभम, ये बताओ कि कोर्स परचेज अगर किया है, कोर्स परचेज किए होगे सीजीपीडीएम का? हाँ सर। ओके, तो फिर तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब वीडियोज़ से पढ़ा भी होगा? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो शुभम के हिसाब से और ज्योति के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों लोगों का की तरफ से यही है कि कोई भी यूनिट स्टार्ट होगा उनके लिए सभी इक्विवेलेंट हैं क्योंकि उन्होंने अभी उस पे ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। और अमित की तरफ हाँ से ये सर। है कि सर अगर इकोलॉजी एवोल्यूशन स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड हैं शुभम, तो शायद हो सकता है इनको इकोलॉजी और इवोल्यूशन थोड़ा बोरिंग लगे, बट एनीवे हम लोग स्टार्ट यही करेंगे। वैसे तो अमित का ये थोड़ा सा कहना है कि सर पार्ट सी में ज़्यादा क्वेश्चंस इकोलॉजी एवोल्यूशन से दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्ट सी में सारे यूनिट का वेटेज जो होता है इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए वहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको करना 25 होता है। वेटेज सबका बराबर है। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि किसी-किसी अटेम्प्ट में मतलब किसी-किसी टाइम पे कुछ चीज़ों का फ़ोकस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वैसे मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट सीएसआईआर के एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक जिसे कहते हैं, ये 5 यूनिट तो बहुत अच्छे से तैयार करके ही जाना चाहिए। हालाँकि ये जितने यूनिट मैंने बताए हैं, ये बहुत टफ़ वाले यूनिट में आते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना, लॉजिक और याद रखना सब कुछ होता है। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, फिजियोलॉजी वाले जो यूनिट्स होते हैं वो बहुत ईज़ी हैं, मतलब कि उनको पढ़ना और पढ़ाना बहुत आसान होता है और वहाँ से आपके सवाल गलत होने के चांसेस कम होते हैं। आप आसानी से वहाँ से स्कोर कर पाते हैं। अल्टीमेटली यस सर, गोल आपका यही वही, तो हाँ, दिक्कत बन जाती ये है। एग्ज़ैक्टली। तो जैसे जितनी मेहनत आप बायोकेमिस्ट्री को पूरी पढ़ने में समझ में लगाते हैं, अगर उसका 60% भी अगर आपने टाइम और एफर्ट अगर आपने इकोलॉजी इवोल्यूशन पे दे दिया, तो उस बायोकेमिस्ट्री कंपैरिजन में आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँगे इकोलॉजी और इवोल्यूशन से। क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा न्यूमेरिकल टाइप का सवाल नहीं आता, वहाँ पे ऐसा कोई कुछ बहुत ज़्यादा रीज़निंग और लॉजिकल नहीं बनता, जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के बेसिस पे पूछा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका इकोलॉजी इवोल्यूशन से कोई लेना देना होता नहीं है। तो अगर आपका ढंग से 11th-12th की भी इकोलॉजी और इवोल्यूशन अगर तैयार हो, तो बहुत सारे सवाल आप उसके बेसिस पे भी कर पाते हैं, है ना? तो
आपके सामने जो सिलेबस यहाँ पे दिख रहा है, उन सिलेबस में से अगर इकोलॉजी और इवोल्यूशन की हम लोग बात करें, मतलब कि आपका यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11 और इसके ऊपर जो 9th है, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ये 3 यूनिट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ईजी वे में पढ़ करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में पूरा आपको एनिमल और प्लांट का क्लासिफिकेशंस पढ़ना होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ने होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल पढ़नी होती है। इकोलॉजी और इसके बाद आपको इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आपको पूरा का पूरा इकोसिस्टम पढ़ना है और उनके इकोलॉजी के पूरे प्रिंसिपल जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। काफ़ी कुछ उसमें सिलेबस आपको दिया है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको जस्ट लाइक हिस्ट्री की तरह पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इतना कम एफर्ट लगा करके भी हम अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इकोलॉजी और इवोल्यूशन वाले टॉपिक से ही स्टार्ट कर लेंगे। मतलब कि अगर हमारा जो क्लास कल से स्टार्ट होगा, आज कोई चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज आपको सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करेंगे, क्या हमारा टारगेट है, क्या क्या यूनिट हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, कब कब क्लासेस होंगी, कैसे सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो आज के बाद फर्दर इस चीज़ को लेकर के कोई क्वेरी किसी को नहीं होना चाहिए। नए जो बच्चे आएंगे उनको फिर से चीज़ें वो मिलती रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वीक में आपका मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी, सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा। जब आपका कंटेंट इतना कवर हो चुका होगा कि अब आप एक टेस्ट दे सकते हैं, तो उस टाइम पे आपका संडे को टेस्ट रखा जाएगा। ओके, नॉर्मली वीक में आपको 5 डेज का क्लास मिलेगा, मंडे टू सैटरडे। टाइमिंग आपकी यही 9 PM की होगी। इसके बाद आपका ऑनवर्ड 10:30 बज सकता है, 11 बज सकता है, वो डिपेंड करेगा टॉपिक पे और डिपेंड करेगा कि हमारा कैसा कंटेंट चल रहा है। ओके, सो 9 PM मतलब मिनिमम आप मान के चलो कि 9 PM से लेकर के 10:30 तक का क्लास रहेगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी उससे कम भी हो सकता है। सो मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस रहेंगी। किसी केस में अगर किसी स्टूडेंट का क्लास कोई छूट जाता है, ऑनलाइन क्लास वो नहीं ले पाता है, तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका लेक्चर्स यहाँ से ख़त्म होगा वो डेली के बेसिस पे आपका ऐप पे अपलोड किया जाएगा। हो सकता है कि यूट्यूब पे सारे वीडियोस आपको फ्री फॉर्म में नहीं दिखाई देंगे, मतलब वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। जो एप्लीकेशंस है उस पे ऑलरेडी CSIR के बैच का बहुत सारा वीडियो बना पड़ा हुआ है। आप अगर CSIR उस वाले मतलब कोर्सेज में अगर आप ज्वाइन होते हैं, तो आपको पहले के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, जो भी टेस्ट है, जो भी उनका डिस्कशन है, वो सब कुछ आपको मिल जाता है और डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं। और इसके साथ-साथ पे आप यहाँ की भी चीज़ों को देखते रहते हैं और अपने अगर आप बैकअप करना चाहते हैं, तो बहुत सारे यूनिट वहाँ पे कवर किए गए हैं। आप उनको डेली बेसिस पे वीडियो देख कर के कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे ना मिले, ऐसा मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। आपको जो डेली बेसिस पे जो लेक्चर्स होंगे वो अपलोड किए जाएँगे एप्लीकेशंस में। PDF आपको एप्लीकेशंस में ही मिलेगा। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो ग्रुप बना हुआ है, उसका PDF आपको ग्रुप में भी डेली जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है? और बाकी जो पैटर्न रहेगा पढ़ने का वो यही है कि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी और इसके साथ-साथ में 1 हफ्ते जो अगर क्लासेस हम लोग कर चुके होंगे, उसका आपको एक टेस्ट लिया जाएगा। हो सकता है कि ये टेस्ट आपका 1 वीक में ना होकर के 2 वीक में हो, बट डेली बेसिस पे जो लेक्चर होंगे उनके रिगार्डिंग में 4 से 5 क्वेश्चंस हम लोग CSIR के प्रीवियस ईयर का हो सकता है कि पार्ट बी का हो सकता है पार्ट सी का हो। दोनों सेक्शन से क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे सॉल्व कराए जाएंगे। सपोज कि अगर हम लोग कल इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं और इकोलॉजी का जो भी कॉन्सेप्ट टॉपिक कवर किया जाएगा, उस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे। ओके, तो ये तरीका चलने वाला है और आपका जून टारगेट है हमारा। तो हमारे पास अभी पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून में जब भी एग्जाम होगा तो सेकेंड वीक के बाद मीन्स थर्ड वीक में ही होता है। बट जून का पूरा टाइम हम लोग रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रख देते हैं। तो हमारे पास अभी भी सेफ कोचिंग क्लासेस के लिए 90 डेज बचे हुए हैं और इन 90 डेज में हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लोग इस पूरे 13 यूनिट का 7 यूनिट का टारगेट लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपको JRF क्वालिफाई करने के लिए 55% की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आप 7 यूनिट पढ़ करके जाते हैं इस बार 13 यूनिट में से, तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाते हैं। कौन कौन से वो यूनिट होंगी उसके लोग लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि 3 यूनिट दैट इज 8, 9, 10
सॉरी 9, 10 एंड 11 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। ये स्टार्टिंग में हम लोग 3 यूनिट इसको कवर करेंगे। देन इसके बाद जब आप लोग थोड़े फ्लो में आ जाएंगे और आप लोगों को लगेगा कि अब आप CSIR की चीज़ों को समझना शुरू कर दिए हैं, तब थोड़ा सा हम लोग टफ वाली यूनिट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, सेल बायोलॉजी होगा। अभी अगर स्टार्टिंग में हम इंस्ट्रूमेंटेशन से शुरू करेंगे तो हो सकता है कि शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बट फिर भी अभी हम लोग थोड़ा लाइटर टॉपिक को लेकर के चलेंगे, इकोलॉजी और रिवोल्यूशन को। ओके, सो मेरे हैंड से ये कुछ ब्रीफ था। बाकी अगर आप तीनों लोगों में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो पूछ सकते हो। सर एनिमल फिजियोलॉजी जो है, वो सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल, इसमें सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा दे रखा है, मैंने देखा है, लेकिन सारा पेपर में नहीं आता है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज आती है सबसे ज्यादा। मैंने देखा था इसमें एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर है, उसमें किस एनिमल हार्मोन का क्या। फिजियोलॉजी में से सिर्फ 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है एंडोक्राइनोलॉजी, बस। एंडोक्राइन में सबसे ज्यादा सर मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, और उसमें अगर 2-3 हार्मोन का काम पता है तो बाकी मैचिंग अपने आप हो जाती है। हाँ, और वही चार चीज है। CSIR में पूरे 200 नंबर में से कम 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ मैचिंग वाले आते हैं, और वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फ्री के होते हैं, ऐसे समझिए। अगर 4 ऑप्शंस आपको दे रखा है, उसमें से अगर आपने दो ऑप्शंस भी आपको सही सही पता है, तो आप नीचे के जो आंसर्स के मैचिंग उनको मिला करके चीजें आसानी से कर सकते हैं। ओके, हाँ, एक चीज और। शुभम कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, क्योंकि अमित तो पहले से ही जुड़े हैं, तो उनको आइडिया है सब कुछ। एक चीज और सर मैं मतलब सबको बताना चाहता हूँ, सीएसआर का सिलेबस जो है नेट का बहुत बड़ा है। देखने से ऐसा लगता है कि मतलब कवर नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम इसे कवर करना भी चाहें तब भी नहीं कर सकते। तो मतलब एग्जाम का पैटर्न देखो और ये देखो किस सिलेबस में से क्या पूछा जाता है। केवल वही पढ़ोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है, और अगर सब कुछ पढ़ के चलोगे तो 2-3 अटेम्प्ट में भी क्लियर ना हो। ये मैंने देखा है इसमें। मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें पढ़ के वहाँ किसी को बताना नहीं है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमें क्लियर करना है। तो हमें पैटर्न समझ लें कि किस में से क्या टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से हो जाता है। हाँ, सिंपल सी बात यही है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि आपको अपने आप को ये प्रूफ करना है कि आपको सब कुछ आता है ना? आपको यहाँ पे वही सर, ये इसी साइकिल में जैसे मैंने इस बार जब दिया था, हाँ, तो हाँ, मैंने ये जो 9, 10, 11 जो टॉपिक अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे, हाँ, ये हाँ, मैंने पूरा तरीके से स्किप कर दिया था कि तब मैं पूरा कर ही नहीं सकता। तो हुँ, मैंने शुरुआत के जो 5 यूनिट हैं, हुँ, हुँ, मैंने जैसे अपने जो ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा था, हुँ, हुँ, वही नोट निकाले, वही उसी को रिवाइज किया बस। तो मुझे लगा कि हाँ, डुएबल है, अभी भी दिमाग में है कुछ मेरे। तो उन दोनों सेक्शन बी में मेरे 95 परसेंटाइल तक आए थे। बस ओके। तो मुझे लगा कि हाँ, एक कवर कर सकते हैं अच्छे से, अगर और प्रेशर करके पढ़ा जाए तो होता सेक्शन बी। होता बेसिकली यही है कि जितने भी कैंडिडेट जो स्टूडेंट नए-नए आते हैं, जो लोग MSc पेयरिंग में होते हैं या फिर MSc जस्ट पास आउट होते हैं, उन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि ये सारे जो यूनिट हैं बहुत टफ है और बहुत अच्छे से है, इन्हीं को पढ़ना ज़रूरी है, और उनको लगता है कि यहीं से सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है, CSIR का पूरा सिलेबस दे रखा है, सब जगह से क्वेश्चन्स आते हैं। आपकी बिल्कुल। अपनी अपनी आपको अपनी वीक और अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट पता होती है। जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है कि आपका वीक पॉइंट है, आप उन यूनिट्स को स्किप आउट कर सकते हो। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको पूरा 13 यूनिट पढ़ कर के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पूरा मत पढ़िए, क्योंकि 6 महीने के ड्यूरेशंस में 13 यूनिट का इतना ब्रॉड सा सिलेबस कवर करना और साथ-साथ में आपको पूरी चीज़ें याद होना, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क है। उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हर बार का CSIR का रिकॉर्ड है कि 50+ % में जाता है एलएस के लिए और जेआरएफ के लिए। अगर आपने 55% मार्क्स स्कोर कर लिया है 200 नंबर का, तो आप बड़े आसानी से जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मतलब कि 200 में से अगर आपने 110 नंबर स्कोर कर लिया, तो आपके पास जेआरएफ है। तो आप 110 नंबर के मार्क्स को करने के लिए इतना सारा आपको टॉपिक दे रखा है, उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और ये चीज़ जानने के लिए आपको PYQ पे बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक आपने 6-7 अटेम्प्ट के 6-7 टर्म्स के PYQ को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि CSIR में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस लेवल का, किस पैटर्न का क्वेश्चंस आता है। ये सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है। यही आपको सब कुछ बताएगा कि आपको किस लेवल की चीज़ को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं,
किस तरीके के सवालों से आपको कैसे आंसर आपको करना है, ये सब कुछ आपको पीवाईक्यू से मिलेगा। अदरवाइज पढ़ने के लिए इतना दे रखा है ना कि आप साल भर पढ़ते रह जाइए, फिर आप उसमें कुछ पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। पीवाईक्यू सॉल्व करना ही इस बात का स्टेटमेंट देता है कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो सही चल रही है या खराब चल रही है। तो मैं हमेशा से यही रिकमेंड करता हूँ कि 50-50 का रेशियो आप लेकर के चलिए। अगर आपने 1 घंटे स्टडी करने के लिए टाइम दे रखा है तो आपको 1 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए भी देना चाहिए। खास करके जो टॉपिक, सपोज अगर आपको लगता है कि आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशंस क्या किया आज पढ़ लिया, तो डीएनए रेप्लिकेशन से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखिए, खोजिए पूरे प्रीवियस ईयर में कि डीएनए रेप्लिकेशन से कहाँ-कहाँ क्वेश्चंस आया हुआ है। जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में वो चीज़ कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से फिट नहीं बैठेगा। आप पढ़ने को एक बार नहीं 4 बार पढ़ के चले जाइए, लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है तो फिर आप उस पे एक्यूरेसी के साथ में कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। दैट इज़ व्हाई बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि बेसिकली आपका स्टडी करना ज़रूरी है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट बच्चे देते हैं कि सर समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टडी करें, कौन-सा बुक्स यूज़ करें और कौन से टॉपिक को पढ़ें, कौन-सा टॉपिक छोड़ दें, ये सारे सवालों का जवाब आपके पीवाईक्यू में छिपा हुआ है। अगर आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा नहीं 10 डेज़ का टाइम देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 10 डेज़ आपको, अगर आप इस प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इनिशियली 10 दिन का समय आपको देना चाहिए प्रॉपर सिर्फ पीवाईक्यू को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज आपको कैसे करना है यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इससे हट के भी तरीका, आप अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको पीवाईक्यू निकाल लेना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इंटरनेट पे अवेलेबल है और होपफुली कि सबके पास लैपटॉप की फैसिलिटी होगी। अगर लैपटॉप नहीं भी है तो मोबाइल फ़ोन से भी आप काम कर सकते हैं, बट मोबाइल फ़ोन से पढ़ना ज़्यादा ठीक नहीं है, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है? आप अभी 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 2015 से लेकर के 2023 तक के जो भी दोनों टर्म में एग्ज़ाम हुए हैं, उनके पूरे पेपर सेट को आप निकाल लीजिए। पहला काम आप ये कीजिए। पेपर सेट निकालने के बाद आप पेपर को सॉल्व कीजिए और पेपर को क्या सॉल्व करेंगे, आपको क्या देखना होगा। फ्रीक्वेंटली आपने 3-4 सेट अगर आपने सॉल्व किया, अगर आप उसको गो थ्रू होके गए तो आपको देखने को वहाँ पे एक पॉइंट जो मिलेगा वो ये कि कौन-कौन से ऐसे यूनिट हैं जिनसे कि हमेशा हर बार क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, फ्रीक्वेंटली रिपीट किया जा रहा है। तो पहले तो आपको ये यूनिट पता चलेगा। आप उस निष्कर्ष पे निकलेंगे कि ये 13 यूनिट में से वो 7 यूनिट हम कौन-कौन सा सेलेक्ट करें जिसमें से आसानी से हमारा काम हो सकता है। आपने जब यूनिट को सेलेक्ट कर लिया तो आपको ये भी देखना होगा कि सपोज जैसे आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से फ्रीक्वेंटली हर बार के अटेम्प्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या वो डीएनए रेप्लिकेशन है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, आरएनए स्प्लाइसिंग है, क्या है वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा क्या किए जा रहे हैं, हर बार में वो पूछे जा रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से मार्क लगाइए, स्टार स्टार लगा करके कि हमारे लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमको अपनी पढ़ाई करनी है और ये चीज़ हमको भूलना नहीं है, इसको हमको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। आप पाएँगे कि आपने अगर 5 साल 6 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व किया हुआ है, तो आपको देख कर के समझ में आ जाएगा कि पूरे 5-6 साल में एक पैटर्न चल रही होगी कि कौन-सा यूनिट से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा है, किस तरीके के सवाल बनते हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँगे। आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होने के लिए आपके माइंड में टेम्पटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आपको कुछ नहीं आता है और आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है अगर आपको सीएसआईआर क्वालीफाई करना है तो। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बाहरी जो मोटिवेशन होती है वो शॉर्ट टाइम तक के लिए होती है। आपका खुद का जो डिसीजन है और खुद की जो डिसिप्लिन है वही आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए सेल्फ क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो सीएसआईआर एग्ज़ाम क्वालीफाई क्यों करना है, इसके लिए आपके पास प्रॉपर एक जस्टिफिकेशंस का रीज़न होना चाहिए, व्हाई यू वांट टू क्वालीफाई द सीएसआईआर एग्ज़ामिनेशन, जस्ट ओनली फॉर द फेलोशिप और देयर इज़ एनी अनदर रीज़न। तो आपको इस चीज़ का जवाब अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सीएसआईआर एग्ज़ाम क्वालीफाई क्यों करना चाह रहे हैं। क्या सिर्फ़ फेलोशिप के लिए करना चाहते हैं या सिर्फ़ डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं या और भी कुछ कारण है उसके पीछे।
जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाएगा कि सीएसआईआर एग्जाम आप क्वालिफाई क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, डेफिनेटली अगर आपका इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका कोई ड्रीम है, तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे और आप अच्छे तरीके से उसको लेकर के सीरियसली क्या करेंगे, काम करेंगे। लापरवाही अगर करेंगे तो फिर बेसिकली आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, फिर आपको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलने वाली है। दो चीज़ किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर पहला, सेल्फ डिसिप्लिन का होना, मतलब आपने जो चीज़ डिसाइड किया हुआ है डेली बेसिस पे करने के लिए, आप उसको प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे कर रहे हैं। और दूसरा होता है सेल्फ मोटिवेशन। किसी दूसरे की वजह से आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा होना चाहिए कि हाँ, आपको ये चीज़ करना है और इस चीज़ को करने के लिए हमें इतने सारे टास्क पूरे करने पड़ेंगे, ये सारा काम हमको करना पड़ेगा। तो ये दो मोटिव आप सब लोगों के माइंड में होना चाहिए और इसको लेकर के अगर आप टारगेट बना करके चलते हैं तो डेफिनेटली, जैसा कि मैंने पहले ही ब्रीफ किया कि 90 डेज हमारे पास सेफ बचे हुए हैं इस 7 यूनिट को कवर करने के लिए। मैंने जून को छोड़ दिया है फॉर द प्रैक्टिस एंड रिवीजन पर्पस के लिए। हम लोग सिर्फ मार्च से लेकर के मई तक की बात कर रहे हैं। सो 19 डेज इन अवर हैंड्स टू कवर ऑल द सेम यूनिट्स ऑफ द सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन सिलेबस, और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमारे साथ साथ में आपको अपनी एफर्ट्स कहाँ पे डालनी है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। नंबर पहला, जो भी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं उसको रिवीजन करना, और उस टॉपिक से वो या उस पर्टिकुलर यूनिट से आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने का जो टास्क होगा वो आपके लिए होगा। आपको अच्छे तरीके से उस पर 2 4 6 10 क्वेश्चन क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। वैसे तो मैं क्लासेस में क्लास को फिनिश करने के बाद 4 6 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराऊंगा ही, लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, आपको भी अपने हैंड से करना होगा। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बाकी हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको सजेशंस मिलते ही रहेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या करके आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पे अपने आप को ये प्रूफ नहीं करना है कि आपको पूरा सीएसआईआर का सिलेबस आता है और आप पूरे सीएसआईआर के सिलेबस पे कमांड रखते हैं। आपको जेआरएफ निकालना है और जेआरएफ निकालने के लिए 55% का मार्क्स आपको स्कोर करना है, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेटजी है। किसी भी एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। सिर्फ बुक को स्टडी करने से नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा सोचिए कि अगर हम 10 घंटे 12 घंटे डेली बेसिस पे स्टडी करते रहें और हमारा जेआरएफ एग्जाम निकल जाए तो नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा कि सीएसआईआर के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रहा है उनका क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, किस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस पार्ट सी में पूछे जा रहे हैं, उनको सॉल्व करने का क्या अप्रोच हो सकता है। ये सारी बातें भी फैक्टर में आएंगे आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में और आपको स्कोर कराने में। तो यही मोटिव होना चाहिए कि जून 2024 में आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो। आप सभी लोग अभी, अच्छा अभी एक लोग और भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या तो नाम है, हरि किशन। हरि किशन, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? हरि किशन, कैन यू हियर मी? ओके, आई थिंक हरि किशन लॉग इन करके अभी कहीं जा चुके हैं। ओके, ठीक है। तो शुभम, अमित एंड केसरी, ज्योति, अभी मुझे जो ब्रीफ करना था मैंने कर दिया है। सो कल से आप लोग रेडी रहिए उस चीज़ को करने के लिए। बाकी अगर आप लोगों के हैंड से कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ये जो अभी एग्जाम हुआ है हम्म। जून दिसंबर और इससे पहले वाला सीएस नेट का, अगर हमें इसका पेपर चाहिए होगा तो कैसे मिलेगा, आप दे सकते हैं? हाँ, पेपर मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। पेपर यहाँ से भी मिल जाएगा, वेबसाइट से भी मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए उनसे भी मिल जाएगा। पेपर का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो पुराने वाले पेपर तो आपने पहले भी दिए थे, वो तो हमने करके देखे हैं। ये न्यू वाला नहीं पता, कुछ चेंज हुआ होगा। आप ये वाले पेपर सेंड कर देना। अच्छा, ओके। तो फिर कल से हम लोग क्लास से स्टार्ट करें, या यस अभी और कुछ, सर। या अभी और कुछ पूछना है और बात कहना बाकी है? तो जितना सर, जैसे जितना क्लास में जो बताया जाएगा उसके अलावा जैसे बुक्स जो आपने सीजीपीटी वाले डायरेक्टरी में दे रखा है, बुक्स वहां से लेके उससे पढ़ सकते हैं ना? मैं आपको बुक्स पूरा यहाँ पे ग्रुप में भी शेयर करूँगा, प्लस ऐप में भी सारे जितने भी सीएसआईआर के लिए स्टडी मटेरियल के लिए रेफरेंस बुक हैं वो सारा मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप, और मैं आपको बताता भी रहता हूँ, अमित जानता है। डेली बेसिस जब मैं क्लास लेता हूँ तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आप इस बुक से जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें क्लास में हो सकता है कि पॉसिबली आपको डिस्कस नहीं हो पाता है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको बुक से पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो
उसके लिए आपको एकदम परेशान नहीं होना है अमित, शुभम। वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बुक्स वगैरह का जो शॉर्ट प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बुक्स आपको मिल जाएगा और बुक्स में आपको क्या पढ़ना रहेगा ये भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। आपके हैंड से रहेगा वो काम करना, मतलब जो चीज़ आपको डेली बेसिस पे टास्क दिया जाएगा उसको पूरा करना। वो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना?